गीता बेटी, स्कूल के लिए तैयार हो गई क्या? हाँ माँ। बेटी, मैंने तेरा टिफिन तैयार कर दिया है, यह लो। अब मुझे स्कूल में टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं है माँ। पर क्यों? क्योंकि मेरी अमीर सहेलियाँ निधि और नीति मेरे लिए खाना ले आती हैं। मैं उन्हीं के साथ लंच कर लेती हूँ माँ। बेटा, रोज रोज किसी का खाना खाना अच्छा लगता है क्या? तू उनसे मना क्यों नहीं कर देती? अरे ना माँ, मैंने निधि और नीति के साथ खाना खाने से मना किया तो वे मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। बेटी, यकीन नहीं होता कि अमीर बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। मेरी अमीर सहेलियाँ तो मेरी सगी बहनों जैसी हैं बापू। जब तक मैं न खा लूँ वे खाने को हाथ तक नहीं लगाती। अरे बस कर बेटी, बस कर। जब तुम सहेलियों में इतना ही प्यार है तो मत ले जा खाना। निधि और नीति दोनों अमीर घरों से थी, मगर गीता बहुत गरीब घर से। गीता का गरीब बाप सब्जियां बेचकर गीता को किसी तरह अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। निधि और नीति गीता की पक्की सहेलियां थीं और दोनों गीता के लिए खाना अपने घर से लेकर आती थीं। उन तीनों सहेलियों में इतना गहरा प्यार देखकर कुछ अमीर लड़कियां उनसे जलती थीं। एक दिन गीता अपनी सहेलियों के साथ लंच कर रही थी तो नेहा और ज्योति गीता पर बोली मारने लगती हैं। ए ज्योति, देख तो यह गीता भिखारन की तरह कैसे फ्री की दावत उड़ा रही है। इसका तो रोज का काम है। गरीब है ना बेचारी, घर में तो भरपेट खाना नसीब नहीं होता। रोज निधि और नीति से भीख मांग कर खा लेती है बेचारी। उन दोनों की बातें सुनकर गीता तो चुप ही रहती है, मगर निधि और नीति को उन पर बहुत गुस्सा आता है। ए नेहा और ज्योति की बच्ची, हमारी सहेली के बारे में कुछ गलत बोला ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तुम दोनों इसे फिर से बेचारी, गरीब और भिखारिन बोलकर तो दिखाओ। मैं तुम दोनों को अभी मजा चखाती हूँ। लो, बोल दिया, बेचारी, गरीब और भिखारिन। अब कर लो, हमारा क्या करोगी? ठहरो, तुम दोनों को अभी सबक सिखाती हैं हम। यह कहकर निधि और नीति उन दोनों पर टूट पड़ती हैं और उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देती हैं। बोल, फिर गलत बोलेगी मेरी सहेली के बारे में? नहीं बोलूंगी, प्लीज माफ कर दो। हमसे भूल हो गई नीति, हमें नहीं पता था कि गीता से तुम दोनों इतना प्यार करती हो। अब तो चल गया ना पता, आगे से सावधान रहना, समझी? कुछ समय बीत जाता है और फिर एक दिन अचानक ही गीता स्कूल में आना बंद कर देती है। निधि और नीति उसके स्कूल आने का इंतजार करती रहती हैं, मगर जब 2 हफ्ते बाद भी वह स्कूल नहीं आती तो उन्हें गीता की चिंता सताने लगती है। नीति, लगता है अब गीता कभी स्कूल नहीं आएगी। मेरा तो उसको देखने के लिए मन ही तरस गया है। फिर रो क्यों रही हो? मैं अकेले थोड़ी ना रो रही हूँ, तुम भी तो रो रही हो नीति। हाँ, रो रही हूँ। रो नहीं तो क्या करूँ? गीता को देखने को मेरा मन नहीं तड़पता क्या? क्यों ना गीता के घर जाकर देखें कि आखिर वह स्कूल क्यों नहीं आ रही। तुम सही कहती हो, चलो उसके घर चलते हैं। यह कहकर निधि और नीति गीता के घर जाती हैं, मगर वहां जाकर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। मकान मालकिन कहती है, बेटा, वो हमारे यहाँ किराएदार थे, हफ्ते भर पहले शहर छोड़कर अपने गांव चले गए। पर क्यों आंटी? क्योंकि बेटा, गीता के पिताजी अचानक बीमार पड़ गए थे। बेचारा बंसी यहाँ सब्जियां बेचकर किसी तरह अपना परिवार पाल रहा था, मगर उसकी बीमारी ने सब चौपट कर दिया। आंटी, क्या आप उनके गांव का नाम बता सकती हैं? माफ करना बेटा, बस मुझसे यही गलती हो गई कि मैंने बंसी से कभी उसके गांव का नाम नहीं पूछा। यह सुनकर निधि और नीति दोनों सहेलियां निराश होकर घर लौटती हैं और उसी दिन से उदास रहने लगती हैं। उनकी खाने पीने में दिलचस्पी कम हो जाती है। बेटी निधि, आजकल तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? पेट भरकर खाना भी नहीं खाती। पापा, मेरी सहेली अचानक अपने गांव चली गई। उसके पापा बीमार थे, वे बहुत गरीब हैं पापा। अरे तो रोती क्यों हो? और वो गरीब है तो क्या हुआ, हम तो अमीर हैं ना। चलो उनके गांव चलते हैं, हम करेंगे उनकी मदद। पर पापा, उनके गांव का पता भी तो नहीं है मेरे पास।
निधि और नीति के अमीर माता पिता गीता के पिता बंसी के गांव को तलाशने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उनके गांव का पता नहीं चल पाता। कुछ दिन बाद नीति अपने पिता मनोहर से कहती है, पापा, हमारे खेत कौन से गांव में हैं? हम सोनापुर गांव के बड़े जमींदार हैं बेटा। हमारे खेत कई गांवों में फैले हैं, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? पापा, मुझे और मेरी सहेली निधि को गांव देखना है। पर बेटा, मैं तो गांव फसलें पकने पर ही जाऊंगा। तुम दोनों सहेलियां एक काम करो, कार से चली जाओ। ड्राइवर तुम्हें गांव छोड़ आएगा। वहां अपनी हवेली है, उसमें आराम से रहना। जब शहर आना चाहो तो मुझे फोन कर देना, ड्राइवर तुम्हें ले आएगा। ठीक है पापा। निधि और नीति ड्राइवर के साथ गांव के लिए चल पड़ती हैं, मगर रास्ते में ही एक सड़क हादसा हो जाता है। कार एक नदी के पुल को पार करते समय अचानक ही डिवाइडर से टकराकर नदी में जा गिरती है। फिर जब निधि और नीति की आंखें खुलती हैं तो वे एक गांव में होती हैं। हम बच गई। हाँ बेटी, तुम बच गई। हम गांव वालों ने तुम्हें बचा लिया। मेरी सहेली कहाँ है? उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? चिंता ना करो बेटी, वह भी ठीक ठाक है, बस पैर में थोड़ी चोट आई है। मगर कार चलाने वाला नदी में बह गया। हमने बहुत ढूंढा, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। गांव में इस घटना के बारे में जिसे भी पता चलता है वही दौड़ा आता है। फिर अचानक गीता भी उनके सामने आ खड़ी होती है। गीता निधि और नीति को इस हालत में देख चीख उठती है। निधि और नीति, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक हैं गीता, पर तुम यहाँ कैसे? यह तो हमारा गांव है। फिर तो हमारे साथ जो हुआ शायद भगवान ने हमें तुमसे मिलाने के लिए ही किया। गीता, तुम अचानक हमें छोड़कर गांव में क्यों चली आई? यह सुनकर गीता रोने लगती है और उन्हें अपने पिता की बीमारी के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर निधि और नीति उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं, गीता, तुम चिंता मत करो, अब हम आ गई हैं, सब ठीक हो जाएगा। गीता की माँ सावित्री निधि और नीति के लिए खाना बनाती है और उनको सिर आंखों पर बैठाती है। उधर कार हादसे की खबर सुनकर निधि और नीति के माता पिता की हालत खराब हुई जा रही थी कि तभी नीति अपने पापा को फोन मिलाती है। पापा। अरे नीति, तुम बच गई। मेरी बच्ची कैसी हो? हमने तो तुम्हारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। निधि भी ठीक है ना? हाँ पापा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और हम अपनी सहेली गीता के गांव में उनके घर में हैं पापा। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी सहेली मिल गई और हमें हमारी बच्चियां। अरे उस गांव का नाम पता पूछ, अभी चलते हैं। मनोहर के यह कहने पर घनश्याम नीति से उस गांव का नाम पता पूछता है और फिर दोनों गीता के घर पहुंच जाते हैं। वे दोनों गीता और उसके माता पिता से मिलकर खुश होते हैं। घनश्याम गीता के पिता से कहता है, आप हमारे साथ शहर चलो, हम आपका इलाज कराएंगे और तुम्हें नौकरी भी देंगे। इस तरह गीता का परिवार फिर से शहर आ जाता है। बंसी ठीक होने के बाद नौकरी करने लगता है। साथ ही गीता, निधि और नीति तीनों सहेलियां फिर से स्कूल जाने लगती हैं। एक बात बोलूं सोनी, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलिए ना, इसमें बुरा मानने वाली भला कौन सी बात है? सोनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। देखिए नवीन बाबू, मैं गरीब चाय कॉफी बेचने वाली लड़की जरूर हूँ, पर वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी अमीर के झांसे में आ जाऊं। मैं भी वैसा अमीर नहीं हूँ सोनी। मैं तो सचमुच तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मन की बात तुमसे बोल दी। अगर नाराज हो गई हो तो माफ कर देना प्लीज। अरे ना नवीन बाबू, मुझसे भूल हुई। मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मैं भी इंसान को पहचानती हूँ। नवीन शहर के सबसे अमीर सेठ दयाल चंद का बेटा था। दयाल चंद के पास कई बड़े कारखाने थे और वह अपार धन दौलत का मालिक था। दयाल चंद, उसकी पत्नी राधा और बेटी मानसी को इसी दौलत पर बहुत घमंड था और वे सब गरीबों को तुच्छ नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे।
वे नौकरों को रोते गिड़गिड़ाते देखकर बहुत खुश होते। मालिक, घरवाली बहुत बीमार है, कुछ पैसा मिल जाए तो इलाज करवा लूंगा। अरे तुम गरीब भी हमेशा रोते गिड़गिड़ाते रहते हो। आपके पांव पड़ता हूँ मालिक, कर दो मदद। खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की नौकरी से निकाल दूंगा। पीछे हट गरीब कहीं का। तू मुझे छूकर मेरी अमीरी पर दाग लगाएगा क्या? तभी वहां राधा आ जाती है और नौकर राधा से कहता है, मालकिन, क्या हम गरीब इंसान नहीं होते? होते हो, क्यों नहीं होते, पर हम अमीरों के लिए तो गरीब इंसान नौकर ही हो सकते हैं ना। तो क्या नौकर मालिक को छू नहीं सकता मालकिन? अरे रामू, तुम भी बुद्धू हो। आईने पर मक्खी बैठने से आईना गंदा नहीं हो जाएगा क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। अब तुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है गरीब। ये ले पैसे और जाकर अपना काम कर। दयाल चंद और राधा की तरह उनकी बेटी मानसी भी हमेशा अमीरी के अभिमान में चूर रहती ही थी। कॉलेज हो या घर या फिर कोई और जगह, उसके दिमाग पर तो जैसे अमीरी का नशा चढ़ा ही रहता था। एक दिन उसकी एक अमीर सहेली आशा उससे कहती है, हे मानसी, आज बहुत गर्मी है, चल उस ठेली वाले से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। छी छी, तुम अमीर होकर भी कैसी बात करती हो आशा। हम इस गरीब से आइसक्रीम खाएंगे? तुम्हें खाना है तो खाओ, पर मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। हाँ। ओ मानसी, क्या अमीर और क्या गरीब, लाइफ के मजे लो ना। स्ट्रीट फूड्स का आनंद तो सभी लेते हैं। लेते होंगे, पर मैं तो 5 स्टार से कम में नहीं खाती, समझी मैडम? हाँ समझ गई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस का काम दयाल चंद और उसका बेटा नवीन संभालते थे। दयाल चंद अपने कारखाने के मजदूरों या अन्य वर्करों को कभी इंसान ही नहीं समझते थे, मगर नवीन था कि उसे पैसे का जरा भी घमंड न था। वह तो मजदूरों को अपने भाइयों जैसा समझता था, उनके साथ खाता पीता और उनके सुख दुख सब में शामिल रहता था। नवीन का यही रवैया देखकर दयाल चंद अक्सर उससे नाराज हो जाते थे और कहते थे, तुझे कितनी बार कहा है नवीन कि इन मजदूरों से ज्यादा घुल मिल कर मत रहा कर, पर तू है कि मानता ही नहीं। पता नहीं तू अमीर गरीब का फर्क कब समझेगा नालायक। डैडी, आप मुझे लाख बार नालायक कहें, पर मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। मेरी नजर में मालिक हो या नौकर, अमीर हो या गरीब, सभी बराबर हैं। सबको समान आदर और प्यार मिलना चाहिए। अरे बस कर महात्मा गांधी, तू कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन नवीन घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो सड़क पर खड़ी बारिश में भीग रही होती है। नवीन उस लड़की को देखकर गाड़ी रोक लेता है और कहता है, देखिए, आप परेशान लग रही हैं। अगर मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको जहां चाहे छोड़ सकता हूं। आप मुझे सरकारी गर्ल्स कॉलेज तक छोड़ देंगे प्लीज? आप बैठेंगी तभी तो छोड़ पाऊंगा। अंदर तो आइए। नवीन के यह कहने पर लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और नवीन उसे कॉलेज के सामने उतार देता है। लड़की जाते जाते नवीन से कहती है, मेरा नाम सोनी है, आप कभी बड़े बाजार डाकखाने के पास आना, मैं आपको अपने हाथों से चाय या कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। सोनी एक बहुत ही गरीब लड़की थी, मगर गरीब होकर भी बड़ी हिम्मत वाली थी। कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ बाजार में चाय कॉफी का स्टॉल भी चलाती थी। घर में बूढ़ी माँ थी, चाय कॉफी बेचकर दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। नवीन सोनी का यह रूप और उसकी यह हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित होता है और अक्सर उसके स्टॉल पर चाय या कॉफी पीने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे सोनी उसे पसंद आ जाती है और वह सोनी से शादी करके उसे घर ले आता है। मगर अमीर दयाल चंद के घर यह गरीब बहू आते ही तूफान उठ खड़ा होता है। दयाल गुस्से से कहता है, नालायक, एक तो हमसे पूछे बिना शादी की और वो भी एक गरीब लड़की से। सोनी अब गरीब नहीं है डैडी, वो मेरी पत्नी है और आप तो जानते ही हैं मैं कितना अमीर हूं। चुप कर नालायक, मुझसे जबान मत लड़ा। अरे गुस्सा ना करो नवीन के डैडी, बेटा ठीक ही तो कह रहा है। सोनी हमारे घर की बहू बनने के बाद गरीब कहाँ रही, वह भी तो अमीर हो गई। माय फुट,
ऐसे कैसे अमीर हो गई मम्मी? मैं तो इस गरीब को अपनी भाभी कभी न मानूं। हाँ। तू चुप कर मानसी, और नवीन तू बहू को अपने कमरे में लेकर जा। नवीन दयाल चंद का इकलौता बेटा था, इसीलिए दयाल चंद, राधा और मानसी नवीन के सामने तो शरीफ बनने का नाटक करने लगते हैं, मगर उससे छिपकर सोनी को घर से निकालने की प्लानिंग पर लग जाते हैं। बस अब मैं घर में इस गरीब बहू को और सहन नहीं कर सकता। जल्दी से कुछ करो राधा। भैया को शादी के लिए एक से एक अमीर लड़की मिल सकती थी, पता नहीं किस झोपड़पट्टी से उठा लाया इस गंदी सी लड़की को। मेरे सब फ्रेंड्स मुझ पर जोक मारते हैं। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मम्मी। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहू अब बस 4 दिन ही घर में टिक पाएगी। देखना 5वें दिन तो मैं इसे फिर से झोपड़पट्टी में वापस भेज दूंगी। हाँ। मगर इन 4 दिनों में राधा ऐसा नहीं कर पाती। इससे पहले कि वह सोनी को बाहर का रास्ता दिखाती, एक बड़ी अनहोनी हो जाती है। राधा और दयाल चंद एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनके हाथ पैरों में गंभीर चोटें आती हैं। लो, भगवान ने यह भी अभी करना था। इस गरीब को घर में और बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुंह में खाना डालने वाले हाथों पर प्लास्टर चढ़ा है और फिर भी ऐसी बात करते हो। अब तो इसी गरीब के हाथ से खाना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसके सिवा हमारा कोई और है ही नहीं। अरे हमारी बेटी मानसी है ना, बस वही रखेगी हमारा ख्याल। मगर अगले ही पल दयाल चंद का यह घमंड टूट जाता है। मानसी ऐसा मुंहफट जवाब देती है कि दयाल चंद और राधा दोनों दंग रह जाते हैं। मानसी कहती है, मैं कोई गरीब नौकरानी थोड़ी ना हूँ डैडी, जो आपकी नर्स बनकर बैठूं। ये काम तो घर के नौकरों का है। मानसी यह कह ही रही होती है कि तभी सोनी वहां आ जाती है। सोनी राधा और दयाल चंद को तसल्ली देते हुए कहती है, आपकी बहू के होते हुए आपकी सेवा और देखभाल नौकर क्यों करेंगे बाबूजी? मैं करूंगी। सोनी की यह बात सुनकर लाचार दयाल चंद और उसकी पत्नी कुछ नहीं बोल पाते और न चाहते हुए भी सोनी का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सोनी उनकी अपने मन से सेवा करती है। वह उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती, समय पर दवा देती और अस्पताल ले जाती। धीरे धीरे सोनी के सेवा भाव और प्यार को देखकर दयाल चंद और राधा का मन बदल जाता है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान बस इंसान होता है और अपनेपन और प्यार से ही रिश्ते बनते हैं। यह आभास होते ही वे सोनी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह 4 दिन की गरीब बहू हमेशा के लिए अमीर बहू बन जाती है।